साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में आज बात करेंगे हम ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर की। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं और वो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित जैन, एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच न्यूरो सर्जरी, सीनियर कंसल्टेंट, आईएलएस हॉस्पिटल रायपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब विस्तार न्यूज में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है? क्योंकि लोगों के मन में जैसे ही सुनाई देता है कि ट्यूमर हो गया तो लोग ये डर में आ जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, आईएलएस हॉस्पिटल से। आपका जो सवाल है कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, सामान्य धारणा होती है कि ब्रेन में कोई भी ट्यूमर हो जाता है वो कैंसर होता है। तो सभी ट्यूमर, ये बता देना चाहता हूँ कि कैंसर नहीं होते हैं। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जो बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो सामान्य ट्यूमर होते हैं जिनमें कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं होती, और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट जिनमें कैंसरस ग्रोथ होती है और वो लाइफ डेंजर होते हैं। बिल्कुल सर, ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने का प्रमुख कारण क्या होता है और किन लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है? जी, ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पीडियाट्रिक्स और एडल्ट किसी भी एज ग्रुप में। अभी तक जो नॉर्मली जैसे रेडिएशन ट्रीटमेंट्स होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं, इनसे ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ता है। सामान्यतः कई बच्चों को जो है इस तरह का ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान जो है ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जैसे एचआईवी पेशेंट्स, उनमें ब्रेन ट्यूमर्स होने की संभावना बढ़ती है। लिम्फोमा एक ट्यूमर होता है जिसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जैसे जैसे एज ग्रो करती है ट्यूमर के कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ये भी समझाइएगा डॉक्टर साहब कि ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जिन्हें अक्सर सर दर्द होता है तो क्या ये सामान्य होता है? नज़रअंदाज करना सर दर्द ठीक होता है या फिर नहीं? जी, सब जो कोई भी ट्यूमर होता है ब्रेन में, वो सबसे पहले जो होता है साइज पे डिपेंड करता है। यदि ट्यूमर बहुत ही स्मॉल साइज है तो कई बार सिम्टम नहीं भी होते हैं, और कई बार जैसे जैसे साइज ग्रो करता है, हेडेक होना, साथ में वॉमिटिंग होना। हेडेक एक कॉमन लक्षण होता है जो हर ब्रेन ट्यूमर में होता है सामान्यतः, लेकिन साइज बढ़ने के साथ इसकी गंभीरता बढ़ती है। जैसे पहले आपको कभी हफ्ते में सर दर्द होता था, वो अब आपको डेली हो रहा है या उसका ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। कई बार साथ में वॉमिटिंग, चक्कर आना, बेहोशी हो जाना ये भी होता है। तो ट्यूमर्स में बेहोशी होना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी समझाइएगा कि कब सर दर्द को गंभीरता से ले लेना चाहिए और तुरंत न्यूरो सर्जन से संपर्क करना चाहिए। जी, जैसे मैंने बताया कि सर दर्द होने के साथ साथ एक तो साइट ऑफ हेडेक कहाँ है, फ्रंट में है, बैक में है। ट्यूमर के लोकेशन के अकॉर्डिंग वो सर दर्द बदल सकता है। उसमें कई बार क्या है, इनिशियली आपने एक पेन किलर खाया और ठीक हो जाता है, लेकिन सामान्यतः देखते जाते हैं कि जैसे जैसे गंभीरता बढ़ने के साथ आपने पेन किलर्स या कुछ मेडिकेशन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, ये अलार्मिंग साइन होता है। उसके साथ आपका सर दर्द बढ़ने के साथ आंखों में रोशनी में भी परिवर्तन आ सकता है, तो ये चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने समझाया। जब हम आईएलएस हॉस्पिटल की भी बात करते हैं, क्योंकि आईएलएस हॉस्पिटल में क्या क्या टेक्निक्स हैं, हम सुनते आए हैं कि आजकल नई टेक्निक से ब्रेन ट्यूमर स्कैन हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक की जांच हो रही है। तो आईएलएस कौन कौन सी नई टेक्निक के साथ काम कर रहा है और जिससे जल्दी लोगों की रिकवरी हो सके? जी, सामान्यतः जो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हम लोग इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स करते हैं जैसे सीटी, एमआरआई, साथ में एडवांस ट्यूमर्स के लिए हम पैट स्कैन भी करते हैं। तो सीटी, हमारे पास जो एमआरआई है दैट इज़ 3 टेस्ला एमआरआई, जो कि सामान्यतः बाकी हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिलता है। साथ में उसमें डीटीआई यानी कि डिस्ट्रक्शन टोमोग्राफी भी होती है, और फंक्शनल एमआरआई जिसकी सहायता से हम ब्रेन के सामान्य ऑर्गन जो ट्यूमर के अराउंड होते हैं उनको असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक हमारे आईएलएस में उपलब्ध है। बिल्कुल सर, हम सुनते हैं कई बार, क्योंकि देखिए मेरी फैमिली में भी एक पेशेंट हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ऐसी क्रिटिकल एरिया में है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी पेशेंट के साथ, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है? ब्रेन ट्यूमर क्या क्यूरेबल होता है? जी,
मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि लोकेशन ऑफ ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो ट्यूमर किस जगह पे है। यदि वो किसी एलोकेंट एरिया यानी कि ऐसे एरिया में है जहां पे आपका स्पीच एरिया है, या एक ऐसा एरिया है जहां पे आपके हार्ट और ब्रीदिंग रिलेटेड जैसे ब्रेन स्टेम जिसे कहा जाता है, उसके आसपास यदि ट्यूमर होता है तो उस जगह पे सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि सर्जरी पे करते भी हैं तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता है। ऐसी कंडीशंस में जो रेडिएशन टेक्निक है उसका कहते हैं अपन गामा नाइफ। गामा नाइफ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लेस देन 3 सेंटीमीटर के ट्यूमर और एलोकेंट एरिया ब्रेन स्टेम एरिया उस जगह को भी रेडिएशन से उस ट्यूमर के साइज को रिड्यूस किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी क्या होगा आगे, क्या ये जोखिम भरी होगी। तो जैसे इसको लोग समझते हैं, क्या वाकई में स्थिति आज भी वैसी है या तकनीक ने इसे और भी सुरक्षित बना दिया आज के समय में? अभी जैसे एडवांसेस आते जा रहे हैं, इमेजिंग के साथ साथ जो ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स है उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अवेक क्रेनोटमी, यानी कि पेशेंट होश में होता है और उसके एलोकेंट एरिया में हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट से बातचीत करते हुए उसके ब्रेन ट्यूमर को निकाल सकते हैं। उसी तरह एडवांस टेक्निक में जो हाई एंड माइक्रोस्कोप हमारे आईएलएस में जो है हाई एंड माइक्रोस्कोप है जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन, यानी कि ब्रेन की सही लोकेशन को जानकर उसके डेप्थ को उसके एरिया को देख के छोटे क्रेनियोटोमी के साथ उसका जो है ट्यूमर निकाला जा सकता है। साथ ही साथ हमारे जो एडवांस एमआरआई है उसमें एंजियोग्राफी भी इनबिल्ट है। तो यदि कोई खून की बड़ी नलियां हैं, एनुरिज्म है या कोई ट्यूमर है जो बहुत वास्कुलर है, उसके आसपास खून की बड़ी नलियां, उनको बचाते हुए सर्जरी करना है, वो भी हमारे इस हाई एंड माइक्रोस्कोप में पॉसिबल है। जी डॉक्टर साहब, ये समझाइए, जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी होती है, तमाम आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ दवाओं से हो सकता है? सर्जरी की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है क्या? बिना सर्जरी के ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है क्या? जी देखिए, डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। यदि पेशेंट का ट्यूमर बहुत ही एडवांस कंडीशन में है तो कई बार हम लोग पेलिएटिव ट्रीटमेंट में जाते हैं, यानी कि उसको कुछ भी टच नहीं करते हैं। यदि पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं या ब्रेन में स्वेलिंग है तो हम लोग उसका मेडिकली ट्रीट करते हैं और पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि और उसको मोटिवेट करते हैं कि आपकी जो भी लाइफ है, जो बची हुई लाइफ है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सारे ट्यूमर क्यूरेबल होते हैं जो बिनाइन होते हैं, जैसे मेनिंजियोमा होता है, तो वो किसी भी डिफिकल्ट लोकेशन में हो उसको ऑपरेट किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हम पेशेंट्स की पहले काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी पेशेंट को या उनके परिजनों को ये बताना कि आपके मरीज को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। और तो आप लोग इसको कैसे फेस करते हैं, कैसे पेशेंट को समझाते हैं? क्योंकि जैसे ही वो ये सुनते होंगे तो मुझे लगता है उनके लिए तनावपूर्ण माहौल हो जाता होगा, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती होंगी। अगर कोई आप केस स्टडी हमारे दर्शकों को बताना चाहें जी तो। जी जी, जैसे कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं और कई बहुत एंजियस होते हैं, जैसे उनको किसी ने बोल दिया, सिंपल किसी डॉक्टर के पास गए और एक सीटी स्कैन कराया और उसने बोल दिया कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है। वो बहुत ही ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा प्राइम एम रहता है कि पहले हम उसको डिलीट कर लें कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कैसा है, उसका व्यवहार क्या है। वो सब कुछ जानने के बाद ही हम लोग उसके रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं। यदि पेशेंट बिनाइन ट्यूमर है तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि ये कैंसर नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसे एडवांस टेक्निक से आराम से निकाला जा सकता है और आपको कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो कैंसर है और बहुत ही एडवांस स्टेज में है तो जनरली मैं कभी भी पेशेंट को डायरेक्टली ये नहीं बताता कि उसको कैंसर है। उसके परिजनों को हम काउंसलिंग करते हैं कि ये ट्यूमर है, थोड़ा हम उसकी लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हैं, मे बी 2 ईयर और 3 ईयर में उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कभी भी पेशेंट को ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि उसको कैंसर है, ये कहना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि आजकल ब्रेन ट्यूमर क्यूरेबल है, ठीक हो जाता है, तो क्या ब्रेन ट्यूमर दोबारा भी हो सकता है इलाज के बाद? मरीजों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी जी, ट्यूमर की जो साइज है उस पर डिपेंड करता है कि उसको हम पूरा निकाल सकते हैं या ट्यूमर किसी नर्व से चिपका हुआ है या किसी ऐसी जगह पे है जहां पर हम उसको ज्यादा नहीं सिर्फ बायोप्सी कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि हमारा फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है और बिल्कुल है और संभव इलाज है। ठीक है, आपने बता दिया कि इलाज संभव है। और अब बता दीजिए कि आईएलएस हॉस्पिटल
इसको कैसे संभव बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की रिकवरी हो सके? मैं एक छोटा सा भी एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने एक पिट्यूटरी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट किया था। हम लोग एंडोस्कोपी यानी नाक से बिना चीरे के ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता है उसका कोई ऑपरेशन हुआ है। पेशेंट आया था, उसके विजन ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, बहुत हेडेक के साथ पेशेंट आया। हमने उसको डिलेट किया, एमआरआई किया, प्लानिंग के साथ उसका जो है ट्रांसनेजल पिट्यूटरी सर्जरी किया और वो पेशेंट आफ्टर 3 मंथ्स जब आया तो उसका विजन कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका था। उसके जो एंडोक्राइन यानी कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है वो भी इंप्रूव हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा आईएलएस हॉस्पिटल इस दिशा में है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल ट्यूमर्स और डिफरेंट न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें रख दी। मैं अंतिम सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि जो भी दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हेडेक को नज़रअंदाज ना करें। वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, एज को कंसीडर करें। यदि बच्चा है तो बिल्कुल भी सीटी स्कैन ना कराएं। एमआरआई बेटर, प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए सेफ है। दूसरी चीज़, यदि सिम्टोमेटोलॉजी चेंज होती है तो कृपया करके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की सलाह लें। उचित सलाह से सही समय पर इलाज कर प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है, ट्यूमर का इलाज संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे खास बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, ब्रेक के पहले डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि किस तरीके से ब्रेन ट्यूमर का ध्यान रखना है और वो क्यूरेबल है। अब बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर भुवन शर्मा, एमबीबीएस एमडी डीएम न्यूरोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट, आईएलएस हॉस्पिटल रायपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि स्ट्रोक क्या होता है और ये कितना गंभीर मेडिकल इमरजेंसी मामला है? देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रोक क्या होता है तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि किसी भी कारण से अगर ब्रेन के किसी पार्ट में जो खून का प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो जो उस पार्ट का फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है और उसी को हम स्ट्रोक के रूप में देखते हैं। यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है क्योंकि अगर इसे समय पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो यह लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है या जिंदगी भर के लिए विकलांगता दे सकती है। तो इसीलिए ये एक गंभीर कंडीशन होती है और तुरंत ही आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि स्ट्रोक आने से पहले शरीर कौन कौन से चेतावनी संकेत देता है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, स्ट्रोक में अभी मैंने बोला कि किसी भी ब्रेन के पार्ट का ब्लड फ्लो यानी कि खून का प्रवाह डिस्टर्ब होने के कारण सिम्टम आते हैं। तो इसमें जिस पार्ट का ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है उस पार्ट के डिसफंक्शन आते हैं, जैसे हाथ पैर में वीकनेस आना, विजन ब्लरिंग होना, स्पीच का तुतलाहट आ जाना, स्वॉलो नहीं कर पाना। तो यह सब चीज़ अगर होती है तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि यह कुछ क्षणिक होता है, कुछ बहुत ही कम समय के लिए होता है और अपने आप ही यह ठीक हो जाता है। यह भी एक चेतावनी होती है, इसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो फास्ट रूल है वो क्या होता है? आम लोगों को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? फास्ट रूल बेसिकली एक एक्रोनिम होता है। इसे आम जनता भी स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण को समझ सके इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो बेसिकली फास्ट एक एक्रोनिम है, मैंने बोला, जिसमें से एफ इज़ फॉर फेस। फेस की जो कमजोरी है, एक साइड अगर फेस ड्रूप हो रहा है, झुक रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना। ए इज़ फॉर आर्म, हाथ पैर की कमजोरी इसके अंदर आती है। एस इज़ फॉर स्पीच, स्पीच की जो तुतलाहट आनी है। एंड टी इज़ फॉर टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके लिए हमें अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो समय पर हमें हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना चाहिए। इसे थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है जिसे बी फास्ट बोलते हैं। यदि किसी को बैलेंसिंग का इश्यू हो रहा है या फिर आई विजन वाले इश्यूज हो रहे हैं तो भी हमें तुरंत ही हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए।
तो यह कुल मिलाकर एक बी फास्ट एक्रोनिम है जो कि स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को बताता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी समझाइएगा कि क्या ब्रेन स्ट्रोक में कोई एज का लिमिटेशन होता है? क्या ऐसा होता है कि बुजुर्ग वर्ग में इसका खतरा ज्यादा है या यंग में इसका ज्यादा खतरा है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बच्चे भी हो रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज होने के साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, पर यह जरूरी नहीं है कि कम उम्र में या फिर बच्चों में स्ट्रोक नहीं हो सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं खास करके बताना चाहूँगा कि सिकलिंग के बहुत पेशेंट हैं और यह कम उम्र में होने वाले इस्केमिक स्ट्रोक मतलब क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। तो ऐसा कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं है। हाँ, बढ़ते उम्र में यह ज़्यादा होता है, पर यह चीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि गोल्डन आवर और विंडो पीरियड का स्ट्रोक के इलाज में क्या महत्व होता है? देखिए, जब भी स्ट्रोक का सिम्टम शुरू होता है तो उस समय ब्रेन का डैमेज शुरू हो जाता है। तो गोल्डन आवर हम उस समय को बोलते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी अगर ऐसा कोई भी लक्षण जो मैंने बी फास्ट में बताया, अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत ही हमें हॉस्पिटल जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कराना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनेगी और ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही जल्दी हम पेशेंट का प्रोग्नोसिस ठीक रहेगा, उसकी रिकवरी फास्ट होगी। तो गोल्डन आवर उस शुरुआती फेज को कहते हैं जिसमें हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं। दूसरा है विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड एक बहुत ही प्री डिफाइंड टाइम है जिसमें अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं जैसे कि सिटी स्कैन और एमआरआई। तो अगर इस्केमिक स्ट्रोक है, क्लॉट वाला स्ट्रोक है, तो हम उसमें कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जो कि खून के थक्के को गलाती हैं और अधिकतर केसेस में पेशेंट का जो लकवा है, जो स्ट्रोक है, वो 100% ठीक हो सकता है। तो विंडो पीरियड में जो लाना है उसमें हम एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक आए तो आसपास मौजूद लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक आए और सबसे पहला तो आसपास के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि वह उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए यह बी फास्ट जो एक्रोनीम है उससे बनाया गया है। किसी को भी अगर सबसे पहले स्ट्रोक आए तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि वह उसके लिए एक गोल्डन आवर है एक विंडो पीरियड के अंदर में। अगर उस पीरियड में हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जिससे न सिर्फ उसकी जान बच सकती है परंतु वह व्यक्ति जिंदगी भर के विकलांगता से भी बच सकता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, सामान्य सवाल तो हो गए कि ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को क्या करना चाहिए, कितने जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए, गोल्डन आवर्स का क्या महत्व होता है। अब बात करते हैं आईएलएस हॉस्पिटल की। आईएलएस हॉस्पिटल का क्या योगदान है, कैसे आप लोग मरीज ठीक कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है वहां पर? देखिए, अभी जो जैसे मैंने बात किया कि विंडो पीरियड में पहुंचना जरूरी होता है, और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अभी के मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से यह विंडो पीरियड सिर्फ 4.5 घंटे का है। 4.5 घंटे में अधिकतर मरीज ऐसे कैपेबल हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं जहाँ पे यह सब फैसिलिटी हो। तो इसके लिए अपना जो नए गाइडलाइंस आ रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इलाज कर सकें, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है एमआरआई स्कैन्स का। एमआरआई स्कैन में बहुत सारे नए नए तकनीक आए हैं, जिसमें से एक होता है परफ्यूजन स्कैन। हम अपने आईएलएस हॉस्पिटल में 3 टेस्ला की मशीन से हम यह परफ्यूजन स्कैन्स देखते हैं, और यह जो 4.5 घंटे का विंडो पीरियड है उसको किसी किसी सेलेक्टिव केसेस में 9 घंटे तक का हम दे सकते हैं, जिस दवाई को हम देना चाहते हैं। तो यह एक बहुत ही अभी नई गाइडलाइन के हिसाब से है, जिसको हम फॉलो करते हुए अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बहुत सामान्य हो गया है और कहीं ना कहीं खराब लाइफस्टाइल भी लोगों की होती जा रही है बिजीनेस की वजह से। तो क्या स्ट्रोक के खतरे को ये बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और खराब लाइफस्टाइल? डेफिनेटली। देखिए, जब हम स्ट्रोक के खतरे की बात करते हैं तो इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल तो ऐसे हैं जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एज है, उम्र को हम नहीं रोक सकते, और बढ़ती उम्र एक
अपने आप में स्ट्रोक से होने का रिस्क बढ़ाता है। दूसरा होता है मेल जेंडर। पुरुषों में एक उम्र तक ज़्यादा रिस्क रहता है एज कंपेयर टू महिलाओं। तो ये सब चीज़ें तो चेंज नहीं हो सकती, पर जो हम चेंज कर सकते हैं दैट इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और उसमें जो सबसे ज़रूरी होता है बीपी का कंट्रोल, शुगर की बीमारी होने में उसका कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल नहीं पीना, और ये सब चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो फिर स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब ये भी बता दीजिए कि समय पर इलाज मिलने पर क्या स्ट्रोक मरीज पूरी तरह से सामान्य जीवन में वापस लौट सकता है? एग्जैक्टली अगर समय पर इलाज मिलता है तो जो ब्रेन का डैमेज होता है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे अगर छोटा डैमेज है तो ब्रेन खुद को रिपेयर भी करता है। और ब्रेन में एक और टेंडेंसी होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, मतलब जो ब्रेन का फंक्शन लॉस हो चुका है उसको ब्रेन अलग तरीके से डेवलप कर लेता है। तो यदि समय पर इलाज मिला तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं हमारे जो अब अपने नॉर्मल दिनचर्या में पूरी तरीके से रह रहे हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि स्ट्रोक से बचाव के लिए आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी 5 जरूरी आदतें हैं जो अपनी बदल लेनी चाहिए? जैसे अभी मैंने बोला कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं यही है कि भाई सबसे हाईएस्ट रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग का। तो जो किसी भी फॉर्म का स्मोकिंग है, चाहे वह सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, या इवन जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वैपिंग मशीन्स आ रहे हैं, ये सारे स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाते हैं। सेकेंडली जो अल्कोहल है वह भी हमारी नसों को डैमेज करता है, वो भी स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल लेवल पे रहे, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वही हमारे खून की नसों में फंसता है, जिसके वजह से स्ट्रोक का वो होता है। तो इन सब चीज़ों को टाइमली अगर मैनेज किया जाए तो काफ़ी हद तक आज की ज़िंदगी में भी हम अपना स्ट्रोक का रिस्क को घटा सकते हैं। सर, आपने सिगरेट पीने का जिक्र भी किया, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतिम में? देखिए, यूथ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सिगरेट कुछ क्षण के लिए अच्छा लगवा सकता है, बट ये एक लॉन्ग लास्टिंग जो साइड इफ़ेक्ट करता है शरीर में, उस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। ना सिर्फ ब्रेन के लिए बल्कि हार्ट के लिए, लंग्स के लिए यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसे तो अवॉइड ही करना ज़्यादा बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ सेहत की पाठशाला में आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे फिर नए डॉक्टर के साथ, नई बीमारी के साथ और आपके लिए हल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ।